आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी अंगूठी। शुरू के कुछ महीने बड़े अच्छे बीते। ये तेज़ी से विकास करती कॉमर्स कंपनी थी और हम 7 नौजवानों को एक ही दिन हुए साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति मिली। बड़ा सा हॉल था जहाँ 11 लोग पहले से बैठते। हमें अलग मेज़ें दी गईं। कोई हॉल में एकदम पीछे वाली मेज़ पर पहुँच गया, कोई बीच में। लेकिन 1:30 बजे दोपहर हम सातों इकट्ठे ऊपर डाइनिंग हॉल में जाते। अक्सर सभी के टिफ़िन में पराठे और आलू की सब्ज़ी होती। अब्दुल के टिफ़िन में कई बार बिरयानी होती। हमें ललचाता देख वो अपना टिफ़िन बॉक्स हमारे बीच सरका देता। मैं घर जाकर बिरयानी खा लूँगा, लाओ पराठा खिलाओ। हमारे यहाँ बहुत से साथियों के सरनेम अग्रवाल, गुप्ता और जैन थे। ऐसा लगता था सबका प्रिय विषय कॉमर्स और लेखा अध्ययन था। मैं अकेला चावला था। एक और साथी सचिन सहगल था। कंपनी का मालिक थुलथुल किस्म का नाटा अधेड़ आदमी था जिसके कैबिन के बाहर नामपट लगा था SS सिंह। हम उसका उल्लेख 3S के नाम से करते। पता नहीं उसे ये पता था या नहीं। वो करीब 11 बजे अपने मोबाइल पर बात सुनते हुए कैबिन में प्रवेश करता और दिन भर प्राय फ़ोन उसके कान पर ही रहता। 2.5 महीने बीतते न बीतते हमारे ऊपर एक टीम इंचार्ज बना दिया गया। पुराने लेखा परीक्षकों में से एक अवनीश अग्रवाल को ये जिम्मा सौंपा गया कि हम काम की रफ्तार बढ़ाएं, दफ्तर में अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखें और आपस में कम से कम बातचीत करें। आलम यह हो गया कि अगर हम एक से अधिक बार टॉयलेट इस्तेमाल करते तो अवनीश अग्रवाल गुस्से से हमारी तरफ देखता। शाम 7 बजे हम दफ्तर से बाहर निकलते तो ऐसा लगता जैसे कैदी हवालात से। अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करते हुए हम थोड़ा सा खुलते खिलते, लेकिन सबको अपने घर तक की लंबी दूरी नापनी होती, लिहाजा चल देते घर की ओर। शुक्रवार की शाम हम हल्के और खुश हो जाते। शनिवार इतवार मिलाकर बढ़िया सप्ताहांत मिल जाता जिसमें नींद पूरी करना, बच्चों के साथ खेलना और पत्नी के साथ घूमना संपन्न किया जाता। सामान की खरीदारी, सिनेमा जाना भी कभी कभी हो जाता। इस शुक्रवार अपने सेक्टर 51 की तरफ मुड़ते समय रजत गुप्ता ने कहा, यार चावला, तुम कभी अपने घर नहीं बुलाते हो? मैंने कहा, कल ही आ जाओ दोस्त। मैं सबसे दूर रहता हूँ इसलिए नहीं कहा। दोपहर में आओ और खाना हमारे साथ खाना, भाभी को भी ले आना। रजत ने कहा कि पत्नी की तबीयत इन दिनों ख़राब चल रही है, पर मैं पक्का आऊँगा। घर में मैंने पत्नी निशा को समझा दिया कि वो बैठक की झाड़ पोंछ करवा ले, सवेरे अखबारों की तय ठीक से लगा कर रखे और बच्चों की शैतानी पर काबू करे। रजत वैसे तो दोस्त है पर दफ्तर का है। टीकू पीकू हुड़दंग मचाने के अभ्यस्त थे। उन्हें तरह तरह से समझाया गया कि मेहमान के रहने तक वो बैठक में टीवी न देखें और अंदर वाले कमरे में खेलें। रजत आया और हमने जमकर बातें की, यूनिवर्सिटी के दिनों की, बिजनेस टुडे पत्रिका में छपे समाचारों की और दफ्तर के दबावों की। खाने से पहले रजत ने हाथ धोते समय अंदर का कमरा भी देखा जहाँ टीकू पीकू मेरा और निशा का मोबाइल लेकर अपना कोई खेल खेलने में मशगूल थे। कितने शरीफ बच्चे हैं तुम्हारे, रजत ने तारीफ की और बच्चों से कहा, आओ बच्चों, अंकल के साथ बैठकर खाना खाओ। बच्चों ने रजत की तरफ शर्मा कर देखा। 5 साल के टीकू और 4 साल के पीकू ने अपने हाथ से खाना शुरू नहीं किया था। निशा उन दोनों को अपने हाथ से खिलाती। पता नहीं कैसे स्कूल में वो अपना टिफ़िन आराम से खा लेते, लेकिन घर आकर उन्हें खुद खाना गवारा नहीं था। खाना स्वादिष्ट बना था। हमने जमकर खाया। टीवी पर एक था टाइगर फिल्म आ रही थी। हम देख रहे थे, तभी बच्चे और निशा भी बैठक में आ गए। हम सबका मन फिल्म में लगने लगा। 5 बजे फिल्म की समाप्ति पर रजत ने कहा, चलता हूँ, किसी दिन आप लोग भी आइए। आप पत्नी को नहीं लाए, निशा ने कहा। रजत ने संकोच से कहा, प्रियंका को डॉक्टर ने मोटर बाइक पर बैठने से मना किया हुआ है। खुशखबरी कब तक होगी, निशा ने पूछा। अगले महीने की तारीख दी है डॉक्टर ने, निशा ने कहा। चाय पीकर जाइए, मैं अभी बनाती हूँ। बच्चों ने रिमोट अपने कब्जे में लेकर हंगामा चैनल लगा लिया था। हम एक बार फिर बातों में मशगूल हो गए। निशा चाय के साथ बिस्किट और तली हुई मूंगफली ले आई। अभी खाना हजम नहीं हुआ था, फिर भी निशा के इसरार पर रजत ने मूंगफली के दाने हाथ में ले लिए। हम दोनों लंबे वाले सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। अब तक टीकू और पीकू की मेहमान के प्रति झिझक खुल चुकी थी और वो मेज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उनके उधम में मेज़पोश खिसकने लगा। निशा बच्चों को आंखों से धमका रही थी, लेकिन उन पर मस्ती सवार थी। बच्चों को जगह देने के चक्कर में रजत की बाईं मुट्ठी में लिए हुए दाने सोफे की बाईं बाह की संद में जा फंसे। रजत अपनी उंगलियां फंसाकर दाने बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। निशा ने मूंगफली की प्लेट बढ़ाई, आप और लीजिए। रजत फिर भी सोफे की बाईं तरफ वाले खांचे में उंगलियों से टटोलता रहा, जैसे कोई हिसाब न मिल रहा हो और उसे पूरा करना हो। ओ भगवान, कहकर यकायक उसने अपना हाथ बाहर खींच लिया।
मैं सकपगा गया। मुझे लगा कोई पुरानी कील उसकी उंगली में चुभ गई होगी। ये मेरे माँ बाप के ज़माने का काउचनुमा सोफ़ा था जो 30-35 साल पुराना था। दोनों के दिवंगत हो जाने पर घर की तमाम पुरानी चीज़ों के साथ ये सोफ़ा भी मेरे यहाँ चला आया। रजत ने अपने बाएं हाथ की उंगलियां टटोली और घबराकर कहा, मेरी अंगूठी लगता है सोफ़े में फंस गई। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम और निशा एक साथ बोले। बच्चों को अंदाज़ हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो अंदर के कमरे में चले गए। तुमने अंगूठी पहनी हुई थी? मैंने सवाल किया। हाँ यार, मेरी शादी की अंगूठी थी। किसी तरह निकालो इसे। रजत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। सोफ़े के हत्थे और गद्दी के बीच की संद में अब तक कलम, पेंसिल, विजिटिंग कार्ड और बिस्किट तो कई बार फंसे, पर अंगूठी जैसी कीमती चीज़ का फंसना पहली बार हो रहा था। हमने अखबार की तीखी तह लगाकर सोफ़े की संद में घुमाई। कुछ टूथपिक और धूल के सिवा कुछ नहीं निकला। निशा बच्चों के बस्ते से चेंज का फुट रूलर लाई। रजत खुद उससे खोदता रहा, पर कुछ बाहर नहीं आया। पूरे 1.5 तोले की है, रजत ने घोषणा की। प्रियंका बहुत नाराज़ हो जाएगी। ये निकली कैसे? क्या तुम्हारी उंगली में ढीली थी? मैंने पूछा। हाँ, थोड़ी ढीली थी, पर ज़्यादा नहीं। मैं ध्यान रखता था। अब क्या हो? रजत बोला, सोफ़े को पलट कर देखें। हम थोड़ा सकपकाए। सोफ़े में इतना दम नहीं था कि इतनी उठा पटक बर्दाश्त कर सकता। पिछले दिनों इसका एक पाया टूट गया था। उस जगह हमने ईंटें लगा रखी थीं। सोफ़ा मरम्मत करने वाले को बुलाना हर हफ्ते टाल दिया जाता। ये काफ़ी वजनी है रजत, मैंने बताया। कोई बात नहीं, एक तरफ से तुम पकड़ो, एक तरफ से मैं। हमने सोफ़े को पलटा। गद्दियाँ गिरने के सिवा उससे कुछ गिरा नहीं। अंधेरा घिरने लगा था। हम थक भी चुके थे। रजत पूरी ताकत से अंगूठी ढूंढने में लगा हुआ था। सुनो, यहाँ कोई सोफ़ा साज या बढ़ई होगा? रजत ने पूछा तो निशा का मुंह बन गया। इसका मतलब था मेहमान को अभी कई घंटे और रुकना था। मैंने कहा, अंधेरे में कहाँ सोफ़ा साज मिलेगा? इतवार को सब जगह छुट्टी रहती है। अब सोमवार को ही कुछ हो पाएगा। रजत का मूड उखड़ रहा था। बिगड़कर बोला, मैं तो अंगूठी लेकर ही घर जाऊंगा। आखिर मेरा 50,000 रुपये का माल यहाँ पड़ा है। प्रियंका तो रोते रोते बीमार हो जाएगी। हार कर मैंने रजत को अपनी बाइक के पीछे बिठाया और शाहबेरी बाज़ार में सोफ़ा साज ढूंढने निकल पड़ा। शाहबेरी में पुराने फर्नीचर की धूल भरी दुकानें थीं, जिन्हें शोरूम कहना गलत होगा। हर दुकानदार का एक ही जवाब होता, साहब सोफ़े साज का क्या काम, नया सोफ़ा ले जाइए, एकदम वाजिब दाम लगा देंगे। आखिरकार एक कुल्फ़ी बेचने वाले ने हमें पता दिया। मॉडर्न स्कूल के पीछे गली नंबर 3 में कुर्बान अली को आवाज़ लगाइए, घर पर होंगे तो ज़रूर निकल आएंगे। कीचड़ और कचरे के बीच गुजरकर हम गली नंबर 3 पहुँचे। एक घर के बाहर टूटा हुआ झूला और खस्ता हाल मेज़ देखकर मैंने वहीं बाइक रोकी। कुर्बान अली जी। हमारा अंदाज़ा सही था। कुर्बान अली बाहर आए। बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद बाल और खिचड़ी दाढ़ी में उनका गोरा रंग उम्र के गुर्द व गुबार में थोड़ा धूमिल हो चला था। फरमाइए, रजत ने उतावली से कहा। हम अपने सोफ़े की मरम्मत करवाने आए हैं। कल मेहमान आने वाले हैं। आप आज ही कर दें तो बेहतर होगा। कुर्बान अली ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सोमवार को आइए, आज के काम से हम फारिग हो गए हैं। प्लीज़ देखिए, हमारा काम अर्जेंट है। अभी चल कर देख लीजिए, मैंने ज़ोर दिया। कुर्बान अली घर में वापस मुड़ने को हुए। कह दिया शाम के बाद हम काम नहीं करते। रजत को चैन नहीं था। उसने कहा, बड़े मियाँ, हम सोफ़ा यहाँ उठाकर ले आए तो आप देख लेंगे। कुर्बान अली ठिठके। उन्होंने ध्यान से रजत को देखा और फिर मुझे, और फिर बोले, अब आज तो नहीं, कल सुबह देख सकता हूँ। हमारी जान में जान आई। मैंने रजत से कहा, अब तुम घर जाकर चैन की नींद सो, कल किसी वक्त आ जाना। रजत ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गया। घर पहुंचकर वो उसी लंबे सोफ़े पर बैठ गया। उसने मेरी बात का जवाब यहाँ आकर दिया, मैं आज रात यहीं सोऊंगा, इतनी दूर बार बार आना मुनासिब नहीं। उसकी आंखों में तैरता भाव मैंने और निशा ने पढ़ लिया। निशा ने अंदर से एक चादर और तकिया लाकर सोफ़े पर रख दिया और खाना बनाने रसोई में चली गई। मैं अपने को बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। रजत ने अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया। प्रियंका, सुनो, यहाँ दफ्तर का कुछ ज़रूरी काम आ गया है। मैं चावला के साथ मिलकर निपटा रहा हूँ। तुम पड़ोस की आंटी जी को कहना तुम्हारे पास आकर सो जाएंगी। दरवाजे खिड़की ठीक से बंद कर लेना। मेरी हालत ये सोचकर ख़राब हो रही थी कि सोफ़ा खुलवाने और वापस सिलवाने का खर्च और झंझट दोनों फिजूल मेरे सर पड़ेंगे। ऊपर से इस भीमकाय सोफ़े को शाहबरी तक ले जाने की परेशानी। खाना खाने के बाद रजत गुप्ता आराम से सोफ़े पर चादर बिछाकर तकिया लगाकर पसर गया।
जल्दी उसकी नाक बजने लगी। मैंने दरवाज़ा और बिजली बंद की और अंदर कमरे में लैपटॉप पर एक अधूरी बैलेंस शीट पर काम करने लगा। लेकिन दिमाग में पिछले 2-3 घंटे के अनुभव चक्कर लगा रहे थे। तंग आकर मैंने लैपटॉप बंद किया और बिना कपड़े बदले बिस्तर में ही लम्बलेट हो गया। सुबह 7:30 बजे जब हमारी आँख खुली, हमने पाया कि रजत गुप्ता तरोताज़ा नहाकर सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। मुझे देखते ही उसने कहा, बड़ी देर में उठते हैं आप लोग। मैं तो रोज़ 5 बजे उठता हूँ, चाहे आधी रात के बाद नींद आए। मैंने तो उठकर स्नान भी कर लिया। निशा जल्दी से चाय बनाने लगी। मैं धीमे धीमे चाय सिप कर रहा था कि रजत ने प्लेट में डालकर अपनी चाय ताबड़तोड़ पीकर ख़त्म की और खड़ा हो गया। यार चावला, सोफ़ा उतारने वाला मजदूर कहाँ मिलेगा, अंदर या बाहर? मैं समझ गया कि मेरी छुट्टी का आज कबाड़ा हो गया। आजिज़ आकर मैंने कहा, सुनो, तुम ये सोफ़ा ही अपने घर ले जाओ, जब मर्ज़ी खुलवा लेना। निशा रसोई से बाहर आई। और हम लोग कहाँ बैठेंगे? सारा दिन उठना बैठना, टीवी देखना, खाना पीना सब इसी सोफ़े पर होता है। रजत ने कहा, निशा जी, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपका सोफ़ा ले जाऊँ। बात अंगूठी की ना होती तो मैं इतनी देर रुकता भी नहीं। शादी की अंगूठी से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैंने निशा को अंदर जाने का इशारा किया और अपनी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर को फ़ोन मिलाया। रविवार होने की वजह से वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। फ़ोन चौकीदार ने उठाया। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। साहब, अभी 13वीं मंजिल पर सामान चढ़ रहा है किसी का, वहाँ बात कर लीजिए। मैं भागा 13वीं मंजिल पर कि मज़दूर हाथ से निकल न जाए। मज़दूर मिल गए। जब कमरे से सोफ़ा उठा, दीवार का वो हिस्सा इतना खाली और मनहूस लगने लगा कि मैंने निशा से कहा, यहाँ जल्दी से कुर्सियाँ रख दो। सोफ़े के अलावा हमारे पास 2 सोफ़े वाली कुर्सियाँ और 4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ट्रॉली पर लदकर सोफ़ा कुर्बान अली की गली नंबर 3 में पहुँचा। कुर्बान अली निकल कर आए। उन्होंने एक नज़र सोफ़े पे डाली। ये तो बड़ा कदीमी सोफ़ा लग रहा है, इसे क्यों खुलवा रहे हैं? रजत ने कहा, बड़े मियाँ, इसमें हमारा एक कागज़ दब गया है, बाएं हाथ की तरफ ज़रा खोल कर देखें। ऐसे नहीं होता जी, पूरी पैकिंग उधेड़नी पड़ेगी। इसका एक पाया भी नहीं है। पाया लाए हैं? पाया जाने कहाँ पड़ा है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। बरखुरदार, हम किसी चीज़ को टूटी हालत में वापस नहीं करते, तसल्ली बख्श मरम्मत कर देंगे। रजत की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। उसने कहा, आप पहले इसे खोलिए तो सही। पुराना फर्नीचर है, कह नहीं सकते अंदर कितना काम करना पड़े। घर के अंदर से एक लड़का हाथ में संसी और पेचकस लिए नमूदार हुआ। उसने इशारे से कुर्बान अली को कुछ समझाया और फिर हमसे कहा, कुल 1500 लेबर चार्ज होगा, सामान की कीमत अलग से। तबीयत झन्न हो गई। बैठे ठाले चपत पड़ रही थी। रेंच की मदद से बाप बेटे ने देखते ही देखते सोफ़े का मोटा कपड़ा उखाड़ डाला। बायां हत्था उठाकर अलग रखा ही था कि धूल और फोम के बीच एक छोटी सी कील में अटकी अंगूठी चमक उठी। रजत ने लपक कर अंगूठी उठा ली और उलट पुलट कर उसे ऐसे देखने लगा मानो उसे कोई ठेस तो नहीं लगी। कुर्बान अली तजुर्बेकार ढंग से हंसा। हम पहले ही समझ गए थे, चिट्ठी के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता। रजत अपनी बाइक लाया था। उसने कहा, प्रियंका अकेली घबरा रही होगी। चावला यार सॉरी, तुम ठीक से घर चले जाना। उसने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। अली और उसके बेटे ने मुझे दिखाया कि सोफ़े के स्प्रिंग और फोम खस्ता हाल में है, पर मैंने किसी तरह उसे समझाया कि ये सब काम मुलतवी रखें, बस सोफ़े की टांग लगा दें। पहले जैसी सागवान की टांग तो शायद ना मिले, फिर भी मजबूत ही लगाएंगे, उन्होंने कहा और घंटे भर में सोफ़े को पुरानी शक्ल में ला दिया। जेब के समस्त पैसे सोफ़े की मरम्मत पर लुटाकर जब मैं उसे वापस ट्रॉली में रखकर घर की तरफ चला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सोफ़े का पोस्टमार्टम करवाकर मैंने अभी अभी उसे लाश घर से वापस हासिल किया है। ये थी एक ममता कालिया जी की दोस्ती पर बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद।